गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे शांति निकेतन एकेडमी में। और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है वर्ब के ऊपर। वर्ब के ऊपर कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें आपको पहचानना है नहीं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, मार्जिनल वर्ब, प्राइमरी वर्ब, ये जो नाम सब हम बोल रहे हैं उन चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिए, उसका आइडेंटिफिकेशन जान लीजिए, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम आगे बात करते हैं कि एक्चुअल में वर्ब को क्यों थोड़ा जानने की जरूरत है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं ना, वो वर्ब कहलाता है। अब जैसे यहां पर हम डू मतलब करना, राइट मतलब लिखना, प्ले मतलब खेलना। और इसी तरह से अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज। अब समझिए, हम और भी डिटेल्स में इसे लिखेंगे, लेकिन हम समझते हैं ये हमारा क्या है। इसको हम एम भी मेन वर्ब कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया। और इसको एच भी कहते हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। दोनों का मतलब है, इनका काम है किसी सेंटेंस में कोई काम हो रहा है उसको एक्सप्रेस करना, और इनका काम है किसी सेंटेंस को असर्टिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन टू नेगेटिव में चेंज करते समय ये एक्सप्रेस करता है कि एक्चुअल में किस टेंस में है ना। तो कहने का मतलब हम बात करते कि पहला वर्ब मतलब क्रिया। अब यहां एक बोल सकते हैं कि वर्ब में ही एक्सेलरी वर्ब से होता है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इसको सहायक क्रिया भी कहा जाता है। इसी में एक दूसरा पॉइंट है जिसको यहां एम भी मेन वर्ब, इसको मुख्य क्रिया कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों में अंतर समझिए। हेल्पिंग वर्ब जो होते वो कितने तरह का होता है? 3 तरह का। जैसे पहला को हम बोलेंगे प्राइमरी, दूसरा को बोलेंगे मॉडल्स, और तीसरा को बोलेंगे मार्जिनल्स। प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल्स। प्राइमरी के अंतर्गत क्या क्या सब आता है वो समझिए। प्राइमरी के अंतर्गत क्या सब आता है, मॉडल के अंतर्गत क्या सब आता है, मार्जिनल के अंतर्गत क्या सब आता है, हम उसकी बात करते हैं।
तो प्राइमरी के अंतर्गत आता है जिसको हम कहते हैं डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ये 11 जो है प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं। और इधर आ गया मॉडल्स में, जैसे आप कहते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, ought to। तो इस तरह से कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, ought to, ये हो गया। और मार्जिनल में आता है, उसका नाम है नीड और डेयर, है ना। अब सबके बारे में भी अगर जान जाते तो अच्छा लगता। अब जैसे डू डज का प्रयोग जो आप पढ़ेंगे वो सिंपल प्रेजेंट में पढ़ेंगे, डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट में, इज एम आर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वाज वेयर का पास्ट कंटिन्यूअस में, और हैज हैव का प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड का पास्ट परफेक्ट में, है ना। तो ये टेंस के अंतर्गत प्राइमरी का प्रयोग हो जाता है। उसके बाद आइएगा तो इधर आप समझिए, मॉडल वर्ब जो होता है अपने सब्जेक्ट से स्वतंत्र होता है। ये सब्जेक्ट के किसी भी नंबर पर्सन के साथ आ सकता है, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन स्पीक इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के साथ ये आ सकता है। तो नो कंफ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। फिर हम मार्जिनल की बात अगर कर ले, लेकिन याद रहे सबका प्रयोग जरूरी है, ये आपको टेंस में सीखने को मिल जाएगा। ये आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब स्पेशली अलग से बताते हैं, उसमें बताएंगे, लेकिन अभी हम सब चर्चा करेंगे कि कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, मे का प्रयोग, मैट का प्रयोग, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, ought to, जितना भी है सबका प्रयोग आपको आना चाहिए। तब आप समझेंगे कि एक्चुअल में वर्ब से आप समझे कि नहीं। तो आप समझिए, नीड डेयर की बातें है, ये दोनों को एक्सप्रेस करता है। फिलहाल अगर आप कोई किताब खरीदते हैं तो आपको क्या बताया जाता है कि मॉडल वर्ब के अंतर्गत ही नीड डेयर को भी रख दिया गया है। लेकिन आप समझे, मॉडल वर्ब को भी, यानी कि मॉडल वर्ब के अंतर्गत ही किसको रख दिया गया है, नीड डेयर को रख दिया गया है। लेकिन फिर हम आपको बताते हैं, समझने वाली बात है यहां पे कि नीड और डेयर किस कंडीशन में जाकर के प्राइमरी की तरह काम करता है और किस कंडीशन में ये मॉडल वर्ब बन जाता है, ये सोचने वाली बात है। अब थोड़ा सोचिए कि हम पहले शुरू करते हैं, यहां पर डू डज डिड इज एम आर वाज वेयर हैज हैव, इस सबको पहले पहचानिए। अब जैसे हम यहां लिखते हैं V1, V2, V3, V4 और V5, समझने की बातें हैं। अब V1 के अंतर्गत का कोई भी, अब जैसे हम यहां पर लिखते हैं कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, इस तरह से V1, V2, V3, V4, V5 हो गया। तो एक मेन वर्ब को हमने क्या किया, उसका अलग अलग रूप में हमने चेंज कर दिया। अब प्राइमरी के अंतर्गत है, उसका भी V1, V2, V3, V4, V5 बनता है कि नहीं, ये जानने की जरूरत है। तो जैसे हम यहां पर लिखते हैं डू, यहां पर लिखते हैं डिड, यहां लिखते हैं डन, यहां लिखते हैं डूइंग, और यहां लिखते हैं डज। तो ये हो गया हमारा V1, V2, V3, V4, V5। अब हमें पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं और डज का प्रयोग करते हैं। डन का और डूइंग का प्रयोग नहीं होता हेल्पिंग वर्ब में, है ना। फिर हम बात करते हैं, बी का इसे रूप माना जाता है
एम और आर जो होता है वो V1 होता है, और वाज और वर जो होता है वो होता है V2। और बिन जो होता है वो V3 होता है। BEING बीइंग जो होता है वो V4 होता है, और इज जो है वो V5 होता है। थोड़ा समझिए कि अगर आप जिस तरह से कमिंग है ING हटा दीजिए कम हो जाएगा, डूइंग है ING हटा दीजिए डू हो जाएगा, उसी तरह से BEING लिखा हुआ है, अगर आप ING हटा दीजिएगा तब बी बच जाएगा, और बी से ही, है ना, इस सब का यहां देख रहे हैं बी जो है, ध्यान रखेंगे बी से ही इसका प्रयोग बना है। तो इसीलिए इस नई चीजों को थोड़ा समझते जाइए, आपको लगेगा कि हाँ हमारी जरूरत की चीजें यहां से आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब में हम इसका भी प्रयोग करते, हेल्पिंग वर्ब में इसका भी प्रयोग करते, और इसका भी प्रयोग करते। हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब के बाद इस सब का प्रयोग जरूर होता है जब आप टेंस वगैरह पढ़िएगा तो, लेकिन समझ जाइए जिसको हम कवर कर दे रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको प्रयोग होता है। उसके बाद में हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, इस तरह से प्रयोग होता है V1 V2 V3 V4 में। अब कहेगा कि इसका शकल तो एक जैसा मिलता है, तो ये V2 कब हो जाएगा और ये V3 कब हो जाएगा, इसके लिए आपको एक दो एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। अब सोचिए, हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे मेन वर्ब होते हैं जिसके V2 और V3 सेम होते हैं, जैसे टीच टॉट टॉट, प्ले प्लेड प्लेड, आस्क आस्क्ड आस्क्ड। तो बहुत सारे ऐसे मेन वर्ब है जिसके V2 और V3 सेम होते हैं। उसी तरह समझ लीजिए कि ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका V2 V3 सेम है। एग्जाम्पल के आधार पर समझिए, अगर हम इसको लिखेंगे आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम है, था, हैड बतला, और यहीं पर कह देंगे आई हैड टॉट इंग्लिश। अब यहां पर देख लीजिए, इसका प्रयोग हमने कहां कर लिया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर लिया, है ना। ये तो पता चला कि ये सिंपल पास्ट का कंडीशन है और ये पास्ट परफेक्ट का कंडीशन है, यानी कि ये जो है वो सिंपल पास्ट का है और ये जो है पास्ट परफेक्ट का है। लेकिन हमें पता लगाना है कि V2 कब होगा और V3 कब होगा। तो हमें पता है सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जो टेंस को जानते होंगे उनको जरूर ये मालूम होगा कि सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट का, जैसे कि हम कोई भी सिंपल पास्ट में लिखेंगे, जैसे लिखेंगे IWROT रोट अ लेटर, मैं पत्र लिखता था। अब यहाँ रोट का मतलब क्या, V2 हो गया। उसी तरह हैड जो आ गया, आई हैड अ पेन, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये वर्ब का दूसरा रूप हो गया। लेकिन ये हैड के बाद V3 आया तो पास्ट परफेक्ट हो गया। तो हमको यह पता लगाना है कि किस कंडीशन में यहां पर V3 का प्रयोग होगा, कि जब भी सेंटेंस में आई हैड हैड करके सेंटेंस बने तो हैड के बाद हैड आए तो समझ लीजिए कि ये हमारा V3 का काम कर रहा है ना। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। बाकी हैज हैव वाला में कोई कंडीशन ही नहीं है, हैज हैव दोनों अलग अलग है। आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग और ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग। वैसे हम सबका हेल्पिंग वर्ब बताने वाले हैं, अभी अभी सब बताएंगे इसमें। तो हम बात करते हैं अभी। तो ये हो गया कुछ चीजें जो प्राइमरी के अंतर्गत नई चीजें हैं जिसको जानना आपके लिए जरूरी है। वैसे हम इसमें जितना भी डूडर डिड इज एम आर वादवर है
सबका प्रयोग हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, तो समझ जाइए कि इस सब का जो है प्रयोग जो है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता ही होता है। तो ये आ गया इसमें। अब आगे बात करते हैं हम मॉडल वर्ब की। मॉडल वर्ब के अंतर्गत हमने आपको जो बताया, तो प्राइमरी के अंतर्गत जो हमने डू डिड इज एम आर वाज वेयर ये सब बताया, वहां तक तो ठीक है। लेकिन थोड़ा समझिए, यहां पर मॉडल्स की बात अगर करते हैं, उसमें भी समझने की बात है कि जैसे आप कैन का प्रयोग करते हैं, कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑटो, नीड, एयर। दो छूट गया है, कौन कौन? तो शैल हमने नहीं लिखा और विल हमने नहीं लिखा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ शैल का प्रयोग आप फ्यूचर टेंस में प्रयोग करते हैं, और विल का प्रयोग जो है ही शी इट सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन वी यू दे इस सभी के साथ वी नहीं यू दे इस सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो समझिए, लेकिन इसमें जो है इसका कंडीशन है ये अपने सब्जेक्ट से स्वतंत्र होता है। कहने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन आप ज्यादातर देखिएगा जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको सब दिखेगा कि कैसे इसको बताया जा सकता है। अब कंडीशन की बात करते हैं। कैन का प्रयोग की बात करते हैं, तो कैन का प्रयोग जो होता है एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। कैन का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है? एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, पावर का मतलब होता है शक्ति, और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। तो कैन का प्रयोग एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को बताने के लिए किया जाता है। एबिलिटी मतलब योग्यता होता है। अब जैसे कहेंगे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, कुछ भी अगर बोलेंगे तो ये सब्जेक्ट से कोई भेदभाव नहीं करता, ये सभी सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के साथ आ जाता है। तो ये समझ जाएंगे। स्ट्रक्चर लिखने की बात होगी तो मॉडल वर्ब जो होता है, ऐसे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद में मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर क्या आ जाएगा? V1 आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। ये संपूर्ण मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर एक ही हो गया, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब और V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आपका जो है उससे रिलेटेड आप सेंटेंस बना पाइएगा। अब हम इतना डिटेल्स में क्यों जाने लगे, आपको सीधे सीधे इसमें बताना था कि ये हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, मॉडल वर्ब होता है, जल्दी वर्ब होता है, का V1 V2 V3 ये होता है, और इसको तो कहने का मतलब हमें ये बताना था और हमने उतना बता भी दिया। लेकिन थोड़ा सा इस सब का प्रयोग अगर बता दे आपको तो आपको बहुत ही सुविधा हो जाएगा इसको समझने में। ठीक, इससे नीचे आते हैं तो कुड का प्रयोग क्या हो जाएगा? कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए क्या आता है? जैसे रहेगा ही कुड स्पीक इंग्लिश। पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? अब जैसे आपने आया और हमने आपको कहा कि प्लीज कम ऑन दिस स्टेज एंड से समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, प्लीज कृपया इस मंच पर आइए और कुछ बोलिए, और आप हाथ खड़े कर देते हैं, सॉरी सर आई हैव नो आइडिया। और जैसे ही बाहर जाने लगते हैं तो आप अपने दोस्तों के सामने में अपना धौस जमाने के लिए आप बोलते हैं क्या? आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, मतलब मेरे में इतनी एबिलिटी थी लेकिन मैं नहीं बोल सका, मतलब नहीं बोला। तो कहने का मतलब है ये क्या हो गया? पास्ट एबिलिटी की बात होगी। तो पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी की बात जब भी दिखाई दे तो कुड का प्रयोग करेंगे। एक दूसरा कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। हम
अगर बात ही जब कर रहे और इसमें हम जानते हैं कि वो स्टूडेंट हमें देखेंगे जो स्टूडेंट हमारा कंपटीशन का हो सकता है, जनरल कंपटीशन का हो सकता है, स्पेशल कंपटीशन का हो सकता है, कोई जूनियर बच्चे हो सकते हैं, उसको भी इनसे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो कहने का मतलब यहां हम बता रहे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो इससे क्या हो गया, एक चीज हम और बता रहे थे कि नरेशन का एक सेंटेंस जैसे देख लेते हैं कि लिखेंगे कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, उसने मुझसे कहा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, अभी तक हूं है, लेकिन हमारा ग्रामर का रूल कहता है कि अगर आपका एक क्लॉज पास्ट में है तो दूसरे को पास्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सेड भी2 लग गया, तो इसको भी जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो ये चेंज हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हो जाएगा ही टोल्ड मी, नोटा कॉमा के स्थान पर दैट फर्स्ट पर्सन सिंटू सब्जेक्ट, तो ही हो जाएगा, और ही के साथ क्या, यहाँ पर कैन का पास्ट फॉर्म कुड हो जाएगा, कुड स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। इस तरह से ये पास्ट हो गया और ये भी पास्ट फॉर्म में आ गया। तो कहने का मतलब है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में भी इस तरह से चेंज होता है। लेकिन कभी आपको कंडीशन ऐसा दे दे, यहाँ टोल्ड ना दे करके सेड दे दे तो नरेशन का रूल कुछ जानना पड़ेगा ना। यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे और वो कोई टेंस में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे का वैसे छूट जाता है। ये चीज सब जानने वाली बात है, और इतना अच्छा से क्वेश्चन पूछता है कि आपको जब तक बेहतर जानकारी नहीं है क्वेश्चन आप ढंग से नहीं बना पाएंगे, और कहीं बना भी पाएंगे तो आप 100% श्योर नहीं होंगे। तो ये श्योरिटी जरूरी है। तो आगे बात करते हैं, हम मे की बात कर लेते हैं। मे में क्या है, मे का प्रयोग जैसे टेक और गिव परमिशन, जैसे कोई आता है तो कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। तो ये क्या हो गया, हमसे कोई ऑर्डर यानी कि परमिशन मांग रहा है। तो अगर परमिशन लेने और देने दोनों सेंस में हम मे का प्रयोग करते हैं। संभावना मोर पॉसिबिलिटी की बात होती है, जैसे कहते हैं आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, इसका मतलब क्या, संभावना ज्यादा है। और जैसे ही कहेंगे लेस पॉसिबिलिटी, जैसे कहेंगे कि इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती थी, मतलब क्या नहीं हुई, हल्का फल्का लगा हुआ था बादल और नहीं हुआ। तो कहने का मतलब इस तरह से समझ सकते। तो कहने का मतलब हम सीधे इसको सिंपल वे में ये जो बताते जा रहे हैं हम उसी के अकॉर्डिंग आपको याद रखें। तो मे माइट हो गया। शुड का प्रयोग होता है, शुड का मतलब होता है चाहिए। चाहिए का क्या सेंस है, अब जैसे मोरल को एक्सप्रेस करता है ये, जैसे कहेगा हम लोगों को कॉलेज जाना चाहिए, मतलब हमने एडमिशन लिया है कॉलेज में तो हमें कॉलेज जाना चाहिए, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वी शुड गो टू कॉलेज, हम लोगों को कॉलेज जाना चाहिए। उससे एक स्टेप अगर आगे बात करेगा तो स्ट्रॉन्ग मोरल, हम लोगों को कॉलेज अवश्य जाना चाहिए, तो वहां मस्ट की बात हो जाएगी, है ना, तो वहां मस्ट का प्रयोग हो जाएगा। और टू का की बात अगर करते हैं तो और टू में देख लीजिए क्या है, और टू का हो जाएगा स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन। इसमें क्या बताया हमने कि हम लोगों को कॉलेज अवश्य जाना चाहिए। अवश्य जब ये लगा हो सेंटेंस में, इसका मतलब आज कोई फॉर्म फिलअप होने वाला है, आज कोई एग्जामिनेशन होने वाला है, आज कोई फंक्शन होने वाला है जिसमें जाना मस्ट है, तो यहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते, है ना। तो कहने का मतलब आज हम लोगों को स्कूल या कॉलेज अवश्य जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग हम करते हैं। फिर आ गया ऑटो। ऑटो में क्या है, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन की बात होती है। स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब, इसमें आप ना बोल ही नहीं सकते। जैसे कहेगा कि हम लोगों को अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, हम लोगों को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, हम लोगों को शिक्षकों का कहना मानना चाहिए। इस टाइप का सेंटेंस जब ये आपको दिखाई दे
समझ जाइए कि उसमें और टू का प्रयोग होगा ही होगा। और बात करते हैं हम, ये कैन कुड मे मैट शैल शुड, है ना, और ये मस्ट और टू यहां तक हो गया। अब बच गया हमारा नीड और डेयर का प्रयोग। नीड डेयर को थोड़ा समझिए, फिर हम शैल विल की बात कर लेंगे, है ना। तो बात कर रहे शैल विल की बात करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ शैल का प्रयोग, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, आई शैल गो टू कॉलेज, इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं। थर्ड पर्सन के साथ जैसे कहते हैं शी विल सिंग अ सॉन्ग। तो इस कंडीशन में हम इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से तो ये हो गया कि कॉमन रूप बेसिक जानकारी के लिए इतना काफी है कि फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ शैल का प्रयोग और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ये हो गया। लेकिन हम जब आपको मॉडल एक्सिलरी वर्ब का एक एक रूल, यानी कि जैसे कैन का, कुड का, मे का, मैट का, शैल का, शुड का, सबका प्रयोग अगर पढ़ाने लगेंगे, सबका 2 3 4 रूल है। अभी हमने केवल एक एक प्रयोग बताया ताकि आप स्ट्रक्चर बना ले, उससे रिलेटेड सेंटेंस बना ले, इतना के लिए, क्योंकि एक दो पड़ाव में उसे पढ़ाना होता है, तब जाकर के आप बेहतर से उसे सीख पाते हैं। तब जाकर के अगर एक्सरसाइज में पहुंचेंगे आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से हम इसको वर्ब को पढ़ा रहे, ठीक उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब शुरू करके और एक एक रूल पढ़ा करके तब जाकर के हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अब किसका, तो नीड का और डेयर का। नीड और डेयर की बात करते हैं तो समझिए, नीड का मतलब होता है जरूरत और डेयर का मतलब होता है साहस। नीड का मतलब होता है जरूरत और डेयर का मतलब होता है साहस। इन दोनों को का प्रयोग जो है आपको आना चाहिए। अब जैसे देखिए सेंटेंस की बात करते हैं, कहते हैं कि मुझे कलम की जरूरत है, मुझे कलम की जरूरत है, मुझे कलम की जरूरत है, मुझे कलम की जरूरत है। तो किस तरह का, आई नीड अ पेन, मुझे कलम की जरूरत है। कोई थर्ड पर्सन कहता है उसे कलम की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा, ही नीड्स अ पेन, उसे कलम की जरूरत है। इतना हो गया। और तीसरा नंबर में है, तीसरा नंबर में है मुझे कलम की जरूरत है, और यहां पर इसी को नेगेटिव में लिखते हैं, मुझे कलम की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आई नीड नॉट अ पेन, मुझे कलम की जरूरत नहीं है। चार नंबर में क्या हो जाएगा, फिर इसका नेगेटिव, उसे कलम की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए जैसे असर्टिव से नेगेटिव में आएगा तो ये मॉडल भर बन जाएगा। तो हो जाएगा ही नीड नॉट अ पेन, उसे कलम की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखिए जब असर्टिव था तो यहां पर देखिए आई है, ही है, तो यहां पर क्या हुआ कि V1 और यहां पर क्या हो गया V5 यूज हुआ। लेकिन जैसे असर्टिव से नेगेटिव में आए, आए है यहां पर और ही है यहां पर,
यहाँ पर भी नीड आ गया, यहाँ पर भी नीड आ गया, यानी कि यहाँ पर जैसे असर्टिव से नेगेटिव आया तो मॉडल वर्ब बन जाता है, यानी कि सभी सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के साथ वैसे ही प्रयोग होगा। ये जानना जरूरी है। इस तरह से नीड और डेयर का प्रयोग हम समझ सकते हैं। जिस तरह से नीड का बताया उसी तरह से डेयर का हो गया। तो मॉडल वर्ब का और मार्जिनल का हो गया। अब हम बात करते कि मेन वर्ब को समझिए। मेन वर्ब में क्या है कि जो भी मेन वर्ब है उसका V1, V2, V3 हम बना लेते हैं, मेन वर्ब कहलाता है। जैसे कोई भी मेन वर्ब आप लिखते हैं, जैसे कम हो गया, गो हो गया, राइट हो गया, टीच हो गया, है ना, प्ले हो गया। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कम है तो कम्स, गो है तो गोज, राइट है तो राइट्स, टीच है तो टीचेज, प्ले है तो प्लीज। कहने का मतलब है कि ये V1 से V5 बनाने का एक ही फॉर्मूला होता है ना। तो कहने का मतलब है कि हम इसको, तो कहने का मतलब हम जो अभी समझे कि जैसे कम है, कम से बना दिए, गो से गोज कर दिए, राइट से राइट्स कर दिए, टीच से टीच कर दिए, टीचेज कर दिया, और प्ले से प्लेज कर दिए। तो कहने का मतलब V1 से V5 बनाने के लिए हमको केवल एक ही फॉर्मूला चाहिए, ओनली वन। अब जैसे समझिए, एक फॉर्मूला क्या चाहिए, जैसे आपको इस तरह से याद रखना है, जब किसी मेन वर्ब के शब्द के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच का उच्चारण कैसा हो, चौ के जैसा हो, एक्स या जेड या ओ दिखाई दे, तो उसमें ईएस लगा करके क्या बनाएंगे, V5 बनाएंगे। इसके अलावे, इसके अलावे इसके अलावे सभी मेन वर्ब में केवल एस लगाकर V5 बनाया जाता है। इसके अलावे सभी मेन वर्ब में केवल एस लगा करके। अब जैसे कोई भी मेन वर्ब ले लीजिए, जैसे कम है, गो है, टीच है, प्ले है, डू, सिंग, राइट, अब जैसे कम है तो हम इसको कम्स, गो है गोज, टिच है तो सी एच आ गया, चौ पढ़ेंगे टिच तो सी एच का उच्चारण चौ जैसा आ रहा है तो टिचेज हो जाएगा, प्ले का प्लेज हो जाएगा, डू का डज हो जाएगा, सिंग का सिंग्स हो जाएगा, और राइट का राइट्स हो जाएगा। इस तरह से हम V1 से V5 बनाएंगे। V4 वाले कंडीशन में क्या करना है, केवल मेन वर्ब में ing जोड़ देंगे तो V4 बन जाएगा, है ना। जैसे कम का कमिंग, गो का गोइंग, टीच का टीचिंग, प्ले का प्लेइंग, डू का डूइंग, है ना, सिंग का सिंगिंग, इस तरह से। और उसके बाद V1, V2, V3 आपको याद करना पड़ता है ना।
इसका जो कहिएगा कोई फॉर्मूला हो जाएगा, आप कम से कम 100, 50, 150 अगर ऐसे याद कर लीजिएगा तो 2-4 हज़ार आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। मैं 100 ही तक किसी स्टूडेंट को कहता हूँ याद करने के लिए, उसके बाद आप खुद ही उसको समझ जाइएगा कैसे चेंज करना है ये चीजें। तो कहने का मतलब हमने अभी जो बताया वो प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल की बातें हैं। अब आ गया कि हमको प्राइमरी के अंतर्गत जो डू डज डिड इज एम आर वाज वेयर हैज हैव है, उसका प्रयोग भी आपको आना चाहिए, है ना, उसका प्रयोग भी आना चाहिए। अब जैसे हम बात करते जैसे इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब की हम बात करते हैं, है ना, जैसे टोटल मेन वर्ब हो गया और हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाना चाहे कि टोटल हमारा डिजाइन किया हुआ, है ना, हेल्पिंग वर्ब है, इसमें प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल सब दिया हुआ है। ऑल हेल्पिंग वर्ब डू डिड इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड, है ना, कैन कुड मी मस्ट शैल शू मस्ट शुड टू आर टू नीड देयर, ये सारा दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑल हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर प्राइमरी के अंतर्गत डू डिड इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड ये है। मॉडल्स के अंतर्गत कैन कुड मे मस्ट शैल शू मस्ट शुड टू आर टू दिया हुआ है, और मार्जिनल्स के अंतर्गत नीड और डेयर है। समझ गए इसको? फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये देख लीजिए, पहले जो है हम JS स्क्वायर के नाम से मतलब से चलाते थे, ज्योति इंग्लिश शिक्षण संस्थान स्पेशल इंग्लिश 9, 10th, 11th, 12th स्पोकन फॉर ऑल इंग्लिश एंड BS KBS सिटेट ऑल टेट्स एग्जामिनेशन, है ना, कंपटीशन फॉर बैंक, SSC, रेलवे, है ना, एयरफोर्स, जितना भी एग्जामिनेशन होता है सब। हमारा मोबाइल नंबर हुआ 8862940466 ये। फिर हम यहाँ पर आकर के बात करते हैं कि यूज ऑफ V1 V5 का प्रयोग हमको आना चाहिए। तो देखिए डू और डज का दोनों का प्रयोग, तो डू या V1 का प्रयोग आई वी यू दे पुलर नाउन के साथ किया जाता है। उसके बाद देख लीजिए डज का या V5 का प्रयोग ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ। यूज ऑफ इज एम आर, इज का प्रयोग ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ, आर का प्रयोग वी यू दे पुलर नाउन के साथ, और एम का प्रयोग स्पेशली आई के साथ। फिर देखिए हैज हैव का प्रयोग, हैज हैव का प्रयोग हो गया ही शी इट्स, हैज का प्रयोग है ही शी इट्स सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव का प्रयोग आई वी यू दे पुलर नाउन के साथ। फिर उसके बाद आगे देख लीजिए वाज वेयर का है, वाज का प्रयोग आई ही शी इट्स सिंगुलर नाउन के साथ, और वर का प्रयोग वी यू दे पुलर नाउन के साथ। फिर उसके बाद में ये हैज हैव ये सब 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 हो गया। तो कहने का मतलब इससे आगे यहाँ पर मेन वर्ब V1 V2 V3 V4 कैसे बनाए, ये सारा चीज हम बता ही दिए आपको। तो ये जितना भी मेन वर्ब है आपको V1 V2 V3 V4 V5 हम सबका चेंज करके बना सकते। ये सारा का सारा ज्यादा नहीं 100 गो वर्ड मीनिंग है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से वर्ब का चैप्टर जो है हमारा खत्म हुआ। इतना से ज्यादा नहीं पढ़ना है वर्ब के बारे में, है ना, है और भी बहुत सारा कुछ वर्ब में, है ना, लेकिन हम एक्सरसाइज की बातें करेंगे जब हम ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब के लिए इतना काफी है। थैंक यू, नाइस।